हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। कल अपन ने सिंचाई की विधियाँ पढ़ी थी, तो अपन सिंचाई की विधियों में फव्वारा विधि तक अपन पढ़ चुके हैं। आगे उससे कंटिन्यू करेंगे, तो अब बढ़ते हैं आगे। एक मोटिवेशन स्पीक के साथ में, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मोटिवेशन स्पीक है। इससे अपन देख लो, जान लो कि लहरों से कभी अपन को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अपन को मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। मंजिल अवश्य मिलेगी। तो आगे बढ़ते अपन कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास को आगे। तो अपन सिंचाई की विधियों में पढ़ चुके हैं। प्रवाह, क्यारी, बलय, थाला, कुंडिया खाई। ये तो अपन की थी सतह विधि। इससे आगे थी अपन की अधोसतह विधि। ये तीन विधि अपन पढ़ चुके हैं। इससे आगे अपन आज कंटिन्यू रखेंगे। चौथी विधि बूंद बूंद विधि। फिर इसके अलावा पढ़ेंगे अपन 5 अन्य विधियों। अन्य विधियों में कौन कौन सी थी? सुरंग, बबलर, कैविलिगेशन। तो अपन फव्वारा विधि तक कल कंप्लीट कर चुके हैं अगली क्लास में, और आज अपन पढ़ेंगे बूंद बूंद विधि। तो देखेंगे बूंद बूंद विधि क्या होती है। अपन उसके बारे में आज बूंद बूंद विधि के बारे में जानेंगे। वैसे तो कल मैंने आपको बताया था फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त विधि, अगर क्वेश्चन में पूछा तो फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि क्यों उपयुक्त है, किस लिए उपयुक्त है? क्योंकि इससे पौधे को पूर्ण रूप से पानी मिलता है। पौधे की जड़ों में पानी मिलता है, ड्रिप द्वारा पानी मिलता है। इसका दूसरा नाम भी है ड्रिप इरिगेशन। इस विधि को ड्रिप विधि के नाम से भी जाना जाता है। बूंद बूंद विधि को ड्रिप विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक पॉइंट आता है, बूंद बूंद विधि का हृदय किसे बोला जाता है? बूंद बूंद विधि का हृदय, बूंद बूंद विधि का हृदय होता है ड्रीपर। ड्रीपर को बूंद बूंद विधि का हृदय बोलते हैं। और ड्रिप विधि इसका दूसरा नाम है। बूंद बूंद विधि में पानी की बचत कितनी होती है? तो जल उपयोग दक्षता कितनी होती है?
विधि के अंदर पानी की बचत होती है 50 से 70% और जल उपयोग दक्षता होती है 80 से 90%, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ जल उपयोग दक्षता क्या होती है और पानी की बचत क्या होती है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर चाहो तो मैं फिर बता दूं, जल उपयोग दक्षता होती है पानी का पौधे द्वारा जितना उपयोग किया जाता है, मतलब 80 से 90% इस विधि द्वारा जो पानी दिया जाता है उसका 80 से 90% पौधा उपयोग कर लेता है, इसी को अपन जल उपयोग दक्षता बोलते हैं। तो आगे अपन और इसमें जानेंगे। मैंने आपको बताया था फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि है, बिल्कुल। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि है और इस विधि का एक भी उपयोग किया जाता है, फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो ये अपन ने जो इसके बारे में जो पॉइंट थे वो अपन ने सभी कवर कर लिए हैं यहाँ पे। तो बूंद बूंद विधि यही होती है और इसके बारे में अपन को यही याद करना है। साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी इंक डाल लूं 1 मिनट। तो अपनी बूंद बूंद भी कंप्लीट होती है, अपन इस साथ कंटिन्यू करते हैं, अपनी जो अन्य विधियां उनको पढ़ते हैं। सिंचाई की विधियों में आती है 5वीं अन्य विधि। अन्य विधियों में भी मेनली 3 विधि हैं जो अपन ने कल देखी थी, सुरंग, बबलर और कैविलिगेशन। अन्य विधियों में ये 3 विधियां, तो अपन जानेंगे सुरंग विधि क्या होती है। नंबर 1 सुरंग। अपन ने कल बताया था कुंड विधि, कुंड या खाई विधि। तो कुंड या खाई विधि का ही रूप सुरंग विधि होती है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कुंड या खाई विधि का दूसरा नाम क्या है, तो वो सुरंग।
सुरंग विधि क्या होती है? कुंड या खाई विधि का ही दूसरा रूप होती है। कुंड या खाई विधि में नाली को खुला छोड़ा जाता है, इसके अंदर नाली को बंद कर दिया जाता है, बाकी सब सेम होती है। तो ये होती है कुंड या खाई विधि। सुरंग विधि कुंड या खाई विधि का ही रूप होती है। आगे अपन पढ़ेंगे बबलर विधि क्या होती है। दूसरी आती है बबलर। बबलर विधि क्या होती है? इसमें एक मोटर होती है जिसको अपन स्विच या ऑन या ऑफ मोड में सिंचाई देते हैं। इस विधि द्वारा सिंचाई को ऑफ या ऑन मोड में दिया जाता है, उसे बबलर विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में सिर्फ अपन को यही ध्यान रखना है, ये है इसके अंदर एक मोटर होती है, इसके कारण अपन इसको ऑन या ऑफ मोड में दे सकते हैं। ये होती है बबलर। और नंबर 3 आती है कैविलिगेशन। यह एक स्वचालित विधि है। कैविलिगेशन एक स्वचालित विधि है। तो अपन को इसके बारे में सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि यह एक स्वचालित विधि है। आज अपन की सिंचाई की सभी विधियां कंप्लीट होती हैं। ये होती है सिंचाई की विधियां। कौन कौन सी है मैंने आपको सब बताई है। हालांकि ये एक्स्ट्रा मैटर है जो कि अधिकतर इनको पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि ये पूछी बहुत कम जाती है और पूछी जाती है तो थोड़ा इनका लेवल अलग होता है, जो मैंने आपको इनको बता दिया। वैसे अपन को इनका इतना ही ध्यान रखना है कि अन्य विधियों में आती है ये 3। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे इससे किलोगिंग। नाम तो सुना ही होगा आपने, किलोगिंग क्या होती है, किलोगिंग किस विधि के द्वारा होती है, कौन कौन सी सिंचाई की विधियां हैं जिनके द्वारा किलोगिंग होती है। तो अपन पढ़ते हैं किलोगिंग क्या है। पहले तो अपन किलोगिंग के बारे में जानेंगे, किलोगिंग है क्या। फव्वारा विधि और ड्रिप विधि के अंदर सिंचाई दी जाती है तो लवड़ों के द्वारा या शैवालों के द्वारा पाइपों के छिद्रों का रुक जाना किलोगिंग कहलाता है। जो कि लवड़ों द्वारा होता है या शैवालों द्वारा होता है, उसी को अपन किलोगिंग बोलते हैं। इसका ये ड्रिप या फव्वारा विधि के अंदर होती है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। शैवालों द्वारा किलोगिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं और लवणों द्वारा किलोगिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अपन जानेंगे। पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं। लवणों या शैवालों द्वारा लवणों या शैवालों द्वारा पाइपों के छिद्रों का रुक जाना किलोगिंग कहलाता है। लवणों या शैवालों द्वारा पाइपों के छिद्रों का रुक जाना किलोगिंग कहलाता है। किलोगिंग लवणों द्वारा किलोगिंग को किस रसायन से हटाया जा सकता है और शैवालों द्वारा किलोगिंग को किस रसायन से हटाया जा सकता है। तो इसमें अपन 2 पॉइंट लिखेंगे।
लवणों द्वारा क्लोरीन को 0.1% H2SO4, जिसे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, या HCl का उपयोग करके लवणों द्वारा क्लोरीन को 0.1% H2SO4 या HCl का उपयोग करके हटाया जा सकता है। तो लवणों द्वारा अगर क्लोरीन हो रही है तो उसके अंदर अपन H2SO4 का उपयोग कर सकते हैं या फिर HCl का उपयोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, लवणों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन में H2SO4 भी आ रहा है और HCl भी आ रहा है। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में अपन को आंसर क्या करना है जिससे कि अपना आंसर सही जाए। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो H2SO4 को मान्यता देनी। लवणों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं H2SO4 या HCl, तो अपन को मान्यता प्रायोरिटी अपन को H2SO4 को देनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का होता है, सबसे ज्यादा यूज भी इसी का होता है। तो लवणों द्वारा क्लोरीन का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन में है तो H2SO4, और ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर जो ऑप्शन में है वो आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। सहवालों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सहवालों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर जिसे अपन खाने सोडे के नाम से भी जानते हैं, तो सहवालों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। सहवालों द्वारा गाइस, सहवालों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सहवालों द्वारा क्लोरीन को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जिसे अपन खाने सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो सहवालों द्वारा अगर क्लोरीन हो रही है तो अपन ब्लीचिंग पाउडर द्वारा उसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया अपनी क्लोरीन। बढ़ते हैं अपन इसी में आगे सिंचाई में, क्या आगे इसमें और कौन कौन सी विधियां हैं जो अपन को पढ़नी है या क्या क्या इम्पोर्टेंट, तो आगे अपन चलेंगे इसी के अंदर। आगे अपना एक टॉपिक आएगा आगे आता है सिंचाई की, मतलब सिंचाई के अंदर लीटर mm में पानी को रखा जाता है, सेंटीमीटर में तो कितने सेंटीमीटर में कितने mm पानी होता है और कितने mm में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 हेक्टेयर mm में कितने पानी होता है, तो अपन उनको जानेंगे। तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेथड हैं जिनको अपन देखेंगे, न्यूमेरिकल भी है जो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे आज। तो अपन देखेंगे ये क्यूमेक बराबर कितना होता है? ये क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर। ये क्यूमेक बराबर 1000 लीटर होता है। ये क्यूसेक बराबर कितना होता है?
लीटर पानी होता है, ठीक है। क्योंकि अपन अपनी सिंचाई खेतों में बात कर रहे हैं कि एक क्यूमेक में कितने लीटर पानी होता है। एक क्यूमेक में 1000 लीटर पानी होता है। और एक क्यूसेक में कितने लीटर पानी होता है, तो एक क्यूसेक में होता है 28.32 लीटर। एक क्यूमेक में हो गया, एक क्यूसेक में हो गया। एक हेक्टेयर एमएम में पानी कितना होता है, एक हेक्टेयर एमएम में कितना लीटर पानी होता है, तो एक हेक्टेयर एमएम में होता है 10,000 लीटर। एक हेक्टेयर एमएम में होता है 10,000 लीटर। और एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में होता है 10 लाख। ठीक है गाइस, सॉरी, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में होता है 1 लाख। एक हेक्टेयर एमएम में होता है 10,000। और एक क्यूसेक में होता है 28.32। और एक क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर। और एक हेक्टेयर मीटर में होता है, एक हेक्टेयर मीटर में होता है 10⁻⁷ लीटर पानी। या अपन इसको लिख सकते हैं 1 करोड़ लीटर पानी। 10⁻⁷ या 1 करोड़ लीटर पानी, ये होता है 1 हेक्टेयर मीटर में। ठीक है, 1 हेक्टेयर मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 हेक्टेयर मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ये जेट में भी है, आपके 12th में भी है, और 11th और 12th है। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हो, जेट के लिए भी ये पढ़ सकते हो। और 12th की कर रहे हो तो 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। मेनली अपन 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, तो अपना सिलेबस कवर करके चल रहे हैं। तो मैं जितना बता रहा हूँ, इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर के अंदर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, मैं जितना बता रहा हूँ यहाँ पर उतना ही याद रखना है आपको। और इसी के हिसाब, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है। आप इस पैटर्न के हिसाब से आप जेट की भी तैयारी कर सकते हैं। और 1 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर में कितना पानी होता है, 1 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर में होता है 10,000 लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। इनमें से मेनली जेड के अंदर पूछे जाते हैं क्यूसेक, क्यूमेक, मेनली तो ये पूछे जाते हैं। बट कभी कभार न्यूमेरिकल में इसको भी दिया जाता है, जो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होते हैं इसके, और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, ये सब अपन को याद होने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि कैसा न्यूमेरिकल है और कैसा होगा, ऐसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, तो अपन जानेंगे। अंकित अपने गेहूं के खेत में 45 mm पानी देना चाहता है। क्वेश्चन लिख लो, आप सॉल्व करना है इसको। यह नाम किसी का भी आ सकता है, गेहूं की जगह कोई भी फसल आ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि गेहूं ही आए, और कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आए। आपको मैं एक पैटर्न बता रहा हूं, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। पैंतालीस ml पानी देना चाहता है। पानी देना चाहता है।
उसे कितने पानी की आवश्यकता होगी। इस अभी जो मैंने एक चार्ट बताया, 60 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन जानते हैं। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। तो इसमें पूछा 45 mm। इसमें जगह फिक्स नहीं दी हुई है कि अपने को 1 हेक्टेयर के लिए ज्ञात करना है, 3 हेक्टेयर के लिए ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन हो तो अपन 1 हेक्टेयर के लिए ज्ञात करते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितने mm पानी होता है? 1 हेक्टेयर में 10,000 mm पानी होता है। मैंने आपको अभी चार्ट में बताया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 गुना 45 गुना 10,000। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। तो ये हो जाएगा 45 4.5 लाख लीटर पानी। ठीक है गाइस, तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे उठते हैं। ये आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया जो इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन, तो आपको वो सब ध्यान होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 1 mm कितने होता है, सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाओगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल इस सारणी से बनते हैं जो मैंने आपको बता दी। एक मिनट गाइस, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे सिंचाई कब देनी चाहिए, सिंचाई देने के आधार पर सिंचाई क्या होती है। तो सिंचाई की वो पता होना चाहिए अपन को सिंचाई कब देनी चाहिए। तो आगे अपन पढ़ेंगे सिंचाई कब देनी चाहिए, समय के आधार पर सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई कब देनी चाहिए, ऐसी कौन सी सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज है जिससे अपन को पता चलेगा कि सिंचाई अपन को कब देनी चाहिए। तो समय के आधार पर इसका वर्गीकरण किया हुआ है सिंचाई का। समय के आधार पर सिंचाई होती है सिंचाई होती है पौधों के आधार पर होती है। समय के आधार पर अपन सिंचाई को पौधों के आधार पर दे सकते हैं, मृदा के आधार पर देख सकते हैं, और जलवायु के आधार पर देख सकते हैं। ये अपन देख सकते हैं पौधे के आधार पर सिंचाई क्या होती है, मृदा के आधार पर क्या होती है, और जलवायु के आधार पर क्या होती है। पौधे का आधार पर अपन सिंचाई को कैसे देख सकते हैं, पौधे की बाहरी संरचना को देख सकते हैं, पौधे में सूचक पौधों का उपयोग कर सकते हैं। PWE बराबर सूरजमुखी, जो कि एक सूचक पौधा है। सिंचाई को देखने के लिए अपन मेनली उपयोग करते हैं
पत्तियों की संरचना, पत्ती सूखी पड़ रही है, पीली पड़ रही है, कैसी है, पत्तियों की बाहरी संरचना को देख के कर सकते हैं, या पत्तियों का तापमान माप के कर अपन सिंचाई, पत्तियों का तापमान माप के अपन पता लगा सकते हैं किसमें सिंचाई की आवश्यकता। पत्तियों का तापमान मापने के लिए अपन इंफ्रारेड मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये अपन पत्तियों के आधार, पौधों के आधार पर अपन सिंचाई को इन द्वारा कर सकते हैं। मृदा के आधार पर अपन ग्रेविमेट्रिक विधि द्वारा कर सकते हैं। गीली मृदा, सूखी मृदा, उसके आधार पर अपन मृदा के आधार पर पता लगा सकते हैं। और इसके आधार पर जलवायु के आधार पर अपन पीडब्ल्यूई सीपी अनुपात, क्या पीडब्ल्यूई या सीपी अनुपात, पीडब्ल्यूई सीपी अनुपात के आधार पर अपन इसका पता लगा सकते हैं। पीडब्ल्यूई सीपी अनुपात को किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक का नाम है शमशाविलास। शमशाविलास नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका उपयोग किया गया। तो इसमें क्या होता है, पीडब्ल्यूई सीपी अनुपात क्या होता है, तापमान, पत्ती का तापमान और बाहरी संरचना को देख के अपन इसका पता लगा सकते हैं। तो जलवायु के आधार पर अपन इस विधि द्वारा देख सकते हैं। और अपन इसके बारे में थोड़ा थ्योरी में पढ़ेंगे, तो अपन देखेंगे क्या होती है, तो अपन जानते हैं आगे। नंबर पहले आते पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर क्या होती है, मैंने आपको बताया। पौधे के आधार पर अपन पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड मीटर से माप के अपन पता लगा सकते हैं। अगर तापमान 0 या 0 से ज्यादा है, मतलब प्लस में है, तो अपन उसमें सिंचाई करेंगे। अगर माइनस में है तो अपन उसमें सिंचाई नहीं करेंगे। तो अपन इससे यही पता लगा सकते हैं पत्तियों का तापमान पत्तियों का तापमान अगर धनात्मक रूप में है या 0 या उससे ज्यादा है तो हम उसमें सिंचाई करेंगे। तापमान 0 या उससे ज्यादा है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और पत्तियों का तापमान माइनस में है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। पत्तियों का तापमान माइनस में है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अपन पौधे के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो अपन पहला पढ़ लिया पत्तियों को देखकर या इंफ्रारेड मीटर द्वारा तापमान को मापकर। ये हो गई। इसमें नंबर दूसरा आता है सूचक पौधे का उपयोग करके। सूचक पौधा पीडब्ल्यूपी सूरजमुखी का उपयोग करके।
सूरजमुखी एक सूचक पौधा होता है जिसका उपयोग करके अपन पता लगा सकते हैं कि इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। और पत्तियों को अपन देख इन्फ्लेट मीटर द्वारा अपन नाप सकते हैं। तो पत्तियों का तापमान नेगेटिव में है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, और पत्तियों का तापमान जीरो या पॉजिटिव में है तो उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये अपन सिंचाई को इस ढंग से पता लगा सकते हैं। और इसमें अपन आगे जानेंगे सिंचाई को किस आधार मतलब और किस किस के द्वारा पता लगाया सकता है कि सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें तीसरा आता है पौधों में वृद्धि करके, पौधों की जनसंख्या को बढ़ा करके भी सिंचाई का पता लगा सकते हैं अपन। तो तीसरा होता है पौधों की सिंचाई, पौधों की जनसंख्या को बढ़ा करके अपन सिंचाई का पता लगा सकते हैं कि सिंचाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो अपन वो पढ़ रहे हैं सिंचाई कब देनी चाहिए, कौन सी अवस्था में देनी चाहिए। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर पौधे की सामान्य अवस्था से पौधे की जनसंख्या अधिक करना, जिससे अपन को ये पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता है तो उसके अंदर अपन को सिंचाई देनी चाहिए। तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है पौधों की जनसंख्या में वृद्धि करके। क्या होता है पौधों की जनसंख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। सामान्य पौधे से कम पौधे, अगर सामान्य पौधे कम पौधे होते हैं उसमें अपन और पौधे ऐड कर देते हैं, जिससे अपन को ये पता लग जाता है कि पौधे के अंदर पत्तियों की संरचना, तापमान को नाप के अपन पत्तियों की संरचना को देख के पत्ती पीली पड़ रही है नहीं पड़ रही है तो उस द्वारा अपन इसका पता लगा सकते हैं। तो सामान्य अवस्था से सामान्य अवस्था से पौधों की संख्या में वृद्धि की जाती है, जिससे अपन सिंचाई का पता लगा सकते हैं। सिंचाई का पता लगा सकते हैं कि पौधे को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। तो ये हो गया अपने को पौधे का आधार। तो इसमें आता है चौथा क्रांतिक अवस्था। देखो क्रांतिक अवस्था क्या होती है, मेनली इसके अंदर मेनली अपन को ध्यान रखना क्रांतिक अवस्था होती क्या है। क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज जिसे बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन उठने की 100% संभावना होती है कि इससे क्वेश्चन उड़ते रहते हैं। और जेट के अंदर तो इसका लगभग ऐसा कोई सा ईयर नहीं है जिसके अंदर इसमें क्वेश्चन नहीं आया हो कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है, कौन सी फसल की कौन सी क्रांतिक अवस्था है। तो उन क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में अपन जानेंगे, कौन सी फसल के लिए कौन सी क्रांतिक अवस्था और कौन सी फसल के लिए कौन सी क्रांतिक अवस्था कैसी है, कब कौन सी स्टेज में देनी चाहिए। तो अपन वो सब यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक क्रांतिक अवस्था क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन इसकी बताई दूं। क्रांतिक अवस्था वह अवस्था जिसके अंदर पौधे को शुरुआती अवस्था में पानी दिया जाता है। पौधे की बुवाई के बाद पहली बार जो पानी दिया जाता है उसे अपन क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। तो हर फसल की क्रांतिक अवस्था अलग अलग होती है। तो अपन जानेंगे कौन सी फसल की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो क्रांतिक अवस्था की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बुवाई से फसल की बुवाई के बाद फसल की बुवाई के बाद फसल को पहली बार पानी देने की क्रिया। फसल की बुवाई के बाद फसल को पहली बार पानी देने की क्रिया को क्रांतिक अवस्था कहा जाता है।
फसल की बुवाई के बाद फसल को पहली बार पानी देने की क्रिया को क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन अपने को क्लियर होनी चाहिए, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कौन सी फसल की कौन सी क्रांतिक अवस्था है। तो फसल की बुवाई के बाद अगर पहली बार अपन फसल की सिंचाई कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे क्रांतिक अवस्था। तो हर फसल की क्रांतिक अवस्था अलग अलग है। तो अपन सभी फसलों की क्रांतिक अवस्था जानेंगे, कौन सी फसल की क्रांतिक अवस्था क्या है। तो अपन यहां देखेंगे फसल की क्रांतिक अवस्था क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है गेहूं। गेहूं फसल, इधर लिख दो आप फसल का नाम, एक चार्ट बना लो फसल का नाम, और इधर लिख दो क्रांतिक अवस्था। ये लिख दो आप। तो अपन एक चार्ट बनाते हैं, इसमें आता है गेहूं पहला, गेहूं की भी क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता दूं आपको, जेड 2014, 16, 17, 19 और 20 इतनी बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, और कई बार तो 12th में आ चुका है। 12th के अंदर ये 2018 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। 12th के अंदर ये 2016, तो ये 2 बार 12th के अंदर आ चुका है और आने की संभावना रहती है। तो अपन जानेंगे इसकी जेड के अंदर से 14, 16, 17, 19, 20 में आ चुका है। सेम क्वेश्चन आया था गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, और इसके अंदर अपन जानेंगे गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है CRI स्टेज। CRI स्टेज की फुल फॉर्म है सीड्स जड़ फुटान। जड़ फुटान CRI अवस्था होती है, शीर्ष जड़ फुटान अवस्था होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन उठा है कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था CRI स्टेज, शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। तो ये कब होती है, तो इसके लिए अपन को वो भी ध्यान रखना कि होती कब है। तो ये होती है 21 दिन बाद, बुवाई से 21 दिन बाद या 20 से 25 दिन बाद। ऑप्शन के अंदर ये भी रखते हैं 21 दिन भी कई बार आया हुआ है, इसका आंसर 21 दिन भी गया है। और 20 से 25 अगर अंतराल में आता है तो आंसर 20 से 25 जाएगा, और एक्चुअली आता है 21, 22, 24 तो आंसर जाएगा 21 दिन। तो बुवाई से 21 दिन पूर्व, 21 दिन बाद सिंचाई की अवस्था आती है शीर्ष जड़ फुटान। शीर्ष जड़ फुटान CRI स्टेज, जो गेहूं की क्रांतिक अवस्था बहुत 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 बार पूछी गई है। तो ये होती है गेहूं की क्रांतिक अवस्था। नंबर 2 फसल आती है मक्का। मक्का की क्रांतिक अवस्था मक्का की क्रांतिक अवस्था होती है। मक्का में सिंचाई की 2 अवस्था होती है, एक तो सिल्किंग होती है, एक टेसलिंग होती है। तो क्रांतिक अवस्था होती है जो टेसलिंग होती है, जिसे अपन नर भाग बोलते हैं, टेसलिंग। जो मक्का का जो नर भाग होता है, नर भाग के आने के समय जो सिंचाई करते हैं वो टेसलिंग होती है, और टेसलिंग को ही अपन मक्का की क्रांतिक अवस्था जानते हैं। अगर ऑप्शन में सिल्किंग और टेसलिंग दोनों आते हैं तो आंसर अपना जाएगा टेसलिंग। सिल्किंग होता है ये मादा भाग होता है, और टेसलिंग होता है वो नर भाग होता है। तो मक्का की क्रांतिक अवस्था टेसलिंग, जो नर भाग जो होता है मक्का का नर भाग जब आता है तो अपन टेसलिंग का उपयोग करते हैं। तो ये
इसको डबल डबल एरो करके अपन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं और कई बार आए हुए हैं, तो इसका आंसर टेस्लिंग जाएगा। अगर ऑप्शन में टेस्लिंग नहीं है फिर उसके बाद में अपन सिल्किंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर टेस्लिंग है तो आंसर टेस्लिंग ही जाएगा। ऑप्शन में दोनों है तो आंसर टेस्लिंग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मक्का की सिल्किंग अवस्था क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो मक्का की क्रांतिक अवस्था होती है टेस्लिंग। इसके बाद आपका दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में क्रांतिक अवस्था कौन सी है? दलहनी फसलों में क्रांतिक अवस्था है फली बनते समय, सॉरी, पहली क्रांतिक अवस्था फूल आते समय, और दूसरी अवस्था फली बनते समय। ये दलहनी फसलों में क्रांतिक अवस्था होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, चना एक अपवाद है। चना के अंदर जो क्रांतिक अवस्था होती है वो बताऊंगा मैं आपको। इसमें फसलों की क्रांतिक अवस्था दलहनी फूल आते समय और फली बनते समय। तो ऑप्शन में दोनों, तो फूल आते समय प्योरिटी अपन को फूल आते समय देनी है, बाकी अपन को ये तो याद रखना होता है, क्योंकि ये भी एक सिंचाई की अवस्था। ऑप्शन में ये ना आए ये जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये है तो आंसर ये जाएगा। इसके में अपवाद रहता है, सभी दलहनी फसलों में यही होती है क्रांतिक अवस्था, लेकिन इसके अंदर अपवाद रहता है चना। चने के अंदर क्रांतिक अवस्था होती है, इसमें फूल आने से पहले होता है और फली बनते समय सेम होती है। तो एक अपवाद करके अपन लिख लेते हैं इसको भी। चना क्या होता है, क्या इसकी वो है, तो वो भी अपन को लिखना जरूरी है। अपवाद है तो अपवाद अपन को ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में अपवाद बहुत ज्यादा आएंगे, तो अपवादों पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अपवादों से क्वेश्चन होते रहते हैं। तो इसके अंदर होता है अपवाद चना दलहनी फसलों में। चने की क्रांतिक अवस्था होती है फूल आने से पहले, और दूसरी जो होती है वो तो सेम होती है फली बनते समय, फली बनते समय। तो ये होती है। इसके बाद में आता मूंगफली। मूंगफली की क्रांतिक अवस्था होती है, मूंगफली में क्रांतिक अवस्था होती है पौध बनते समय। पौध या फल बनते समय, पौध को अपन फल भी बोलते हैं, लेकिन अपन को पौध भी ध्यान रखना है। फल बनते समय ये क्रांतिक अवस्था होती है, इसमें फूल आने से पहले पौध बनते समय, फूल आने से पहले, ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। लेकिन क्रांतिक अवस्था अपन पौध बनते समय को मानते हैं। गन्ना के अंदर क्रांतिक अवस्था होती है फॉर्मेटिव अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था जिसको अपन कल्ले बनते समय, गन्ने के अंदर कल्लों के निर्माण होते समय की अवस्था को अपन क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है फॉर्मेटिव अवस्था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होगी। गन्ने के अंदर क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फॉर्मेटिव अवस्था। बहुत बार पूछी गई है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन उठा है। गन्ने की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो गन्ने की क्रांतिक अवस्था होगी, मैंने आपको बता दी। और इसके अंदर फिर आगे आता है धान। धान की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो धान की बूटिंग अवस्था, जिसे अपन धान का आपने फसल देखी हो तो कभी जब उसका फल आता है तो एक
फूल जैसी, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, बेल जैसी वो आती है, उसके अंदर फली लगी रहती है, उसके अंदर धान बनता है, तो उसे अपन बूटिंग अवस्था, धान की एक छठी है धान, धान की क्रांति अवस्था बूटिंग अवस्था। ये अपन को ध्यान रखनी है कौन सी क्रांतिक अवस्था है, कौन सी क्रांतिक अवस्था नहीं है। तो ये अपन ने, मैंने आपको सभी क्रॉप की क्रांतिक अवस्था बता दी। तो धान के अपन को ध्यान रखनी है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन को मेनली डबल स्टार लगा लेना है। गेहूं, गन्ना, मक्का, धान, ये सब पूछे गए प्रश्न है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। मैं जहाँ इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ आपको भी वहाँ इंपोर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, हो सकता है ये क्वेश्चन अब की बार भी पुटअप हो, और हर बार होते रहते हैं वैसे तो, घूम फिर के आते रहते हैं। या फिर बोलिंग बूटिंग अवस्था किस फसल से संबंधित है, तो उसका आंसर भी जाएगा धान। मतलब उल्टे सुल्टे कैसे भी क्वेश्चन आए तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को क्लियरली याद होना चाहिए कि ये अवस्था इसकी है। तो ये अपन ने क्रांतिक अवस्था पढ़ ली। अब अपना एक टॉपिक है जलमांग, जो अपन जानेंगे जलमांग क्या होती है, कौन सी फसल के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है, और तो ये अपन सब जानेंगे जलमांग। पहले तो अपन जलमांग की परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जलमांग क्या होती है मैं आपको बता दूं। जलमांग पौधे को फसल की बुवाई से लेके कटाई तक की, जो कटाई तक जो पानी दिया जाता है पौधों को, वो होती है जलमांग। पौधे की फसल की बुवाई से लेके कटाई तक की जो अवस्था होती है वो होती है जलमांग। तो अपन पढ़ेंगे जलमांग। जलमांग फसल को बुवाई से लेके कटाई तक जो अपन पानी दिया जाता है उसे अपन बोलते हैं जलमांग। तो जलमांग की डेफिनेशन है फसल को बुवाई से लेके कटाई तक दिया जाने वाला जल जलमांग कहलाता है। फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक दिया जाने वाला जल जलमांग कहलाता है। जलमांग कहलाता है। तो गाइस जलमांग क्या है? जलमांग है फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक दिया जाने वाला जल जलमांग कहलाता है। कौन सी फसल के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, और सर्वाधिक जल किस फसल के लिए उपयोग किया जाता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जलमांग की डेफिनेशन ये हो गई। तो जलमांग अपन ने पढ़ लिया। अब अपन जानते हैं किस फसल के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। वो अपन एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट जैसे अपन ने क्रांतिक अवस्था का चार्ट बनाया था, ऐसे अपन एक चार्ट बनाएंगे, उसमें अपन लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे फसल, दूसरी तरफ लिखेंगे जलमांग। फसल का नाम, दूसरी तरफ जलमांग। कौन सी फसल के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है ये अपन सब जानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? क्योंकि गन्ना अधिकतर बहुत ज्यादा 3 वर्ष तक उगता रहता है, तो 3 वर्ष तक जलमांग होता है। इसके लिए जलमांग की आवश्यकता होती है 1500 से 2500 mm। पीछे mm का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में इसको अपन सेंटीमीटर में भी दे सकता है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, अपन को लिखना 1500 से 2500 mm। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को mm, अपने को ये जरूर ध्यान रखना कि पीछे क्या mm है या सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेना, mm में इतना होता है, तो mm का जरूर ध्यान रखना। धान के लिए कितनी होती है?
धान के लिए होती है 900 से 2500 mm। ये जलमांग धान के लिए होती है, गन्ने के लिए होती है। गन्ने के लिए 1500 से 2500 होती है, धान के लिए 900 से 2500 होती है। अब आती है कपास। कपास के लिए होती है 700 से 1300 mm। कपास के लिए जलमांग होती है 700 से 1300 mm। अब अपन जानेंगे आलू के लिए जलमांग। आलू के लिए होती है 600 से 800 mm। धान के लिए होगी 1500 से 2500, सॉरी गन्ने के लिए होगी 1500 से 2500, धान के लिए होगी 900 से 2500, कपास के लिए होगी 700 से 1300, आलू के लिए होगी 600 से 800 और मक्का के लिए होती है 500 से 700। मक्का की भी होती है 500 से 700। तो अपने को ये ध्यान रखनी है कौन सी फसल के लिए कितनी होती है। और गेहूं के लिए होती है 450 से 650 mm। 450 से 650 mm ये होती है। अगर अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 45 से 65 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 50 से 70 सेंटीमीटर। तो अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के लिए सेंटीमीटर में पूछी गई है। गेहूं के लिए ऑप्शन में ये दिया ही नहीं। गेहूं के लिए ऑप्शन में दिया 45 से 65 सेंटीमीटर, mm ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो गेहूं के लिए अपन को ध्यान रखना है, गेहूं के लिए होते 45 से 65 सेंटीमीटर। तो ये अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि गेहूं में कई बार ये पूछी गई है सेंटीमीटर के अंदर। तो अपने को सेंटीमीटर में भी याद होना चाहिए गेहूं को, और मीटर मिलीमीटर में भी याद होना चाहिए। तो अपने की ये फॉर्मेटिव अवस्था थी, जो ये जलमांग थी जो अपन ने पढ़ ली। सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है गन्ने को, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जलमांग किसकी होती है, तो आंसर जाएगा गन्ना। गन्ना, क्योंकि गन्ने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। अगर गन्ना ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा धान, क्योंकि धान तो जल में ही उगता है। कहीं ये मत सोच लेना कि धान जल में उगता है तो सर्वाधिक जलमांग धान की होती है, तो ये गलत है। अधिकतर लोग यही सोच के करता है कि धान को तो जल में ही उगाया जाता है तो जलमांग भी सर्वाधिक धान की होगी, लेकिन नहीं, इसमें सर्वाधिक जलमांग होती है गन्ने की। तो अपन ने पूरा देख लिया किसकी कितनी जलमांग होती है। तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे कल की क्लास में। तो आज अपने को इतना ही पढ़ना था और अपन ने जो पढ़ लिया। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है। और स्पेशली बता दूं ये चैनल 11th और 12th के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर 11th 12th के सभी टॉपिकों को क्लियर रखा जाएगा। जो 11th 12th की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 11th 12th के साथ जेड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो जेड के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 11th 12th के साथ में अच्छी पढ़ाई करोगे, जेड ऑटोमेटिक हासिल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को पर्सनल कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9828351595, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को कोई पर्सनल टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करके बता दे, मैं उसको पर्सनली उसको बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है कि जेड के लिए अपन को क्या क्या करना होगा, क्या क्या सिलेबस है, जेड के लिए कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी है 12th के अलावा, जो अपन यहाँ सब कवर कराएंगे। बट किसी को मतलब अच्छी तैयारी करनी है 12th के साथ में, वो ये पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकता है और अपन उसको पर्सनल जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो बोल सकता है। जिसको भी किसी टॉपिक में दिक्कत है वो बता सकता है, अपन यहाँ सब उसको
तुरंत दूसरी वीडियो उसी की डलेगी। कमेंट शेयर लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं, इससे आपके दोस्तों को भी हेल्प होगी और आपके लिए भी हेल्प होगी। तो स्वागत है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल अगली वीडियो में इसी जोश और होश के साथ, कल नए मोटिवेशन स्पीच के साथ मिलेंगे कल इसी क्लास में, इसी टाइम इसी जगह। तो ठीक है गाइस।